इस बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया था और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का स्पष्ट संदेश था कि सबसे पहले हमारी मातृभाषा और हिंदी का सम्मान करना भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आज के इस चर्चा परिचर्चा सीधी बात लाइव टॉक शो को आयोजित किया जा रहा है राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ओर से और इसका समन्वय कर रहा है हिंदी प्रकोष्ठ। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे सामने साक्षात बैठे हुए हैं मैडम जारजुम एते, जिनसे अरुणाचल प्रदेश ही नहीं समस्त भारत परिचित है। एक सशक्त महिला है। उनके बारे में उनके व्यक्तित्व को लेकर मेरे पास शब्द नहीं कि किन शब्दों में मैं बयां करूं उनके व्यक्तित्व को। आप आगे सुनकर उनसे ज्ञान ग्रहण करेंगे, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। और मेरे इस साइड बैठे हुए हैं डॉक्टर जोरमान्या मैडम, सहायक आचार्य है, साहित्य भाषा को लेकर बहुत सशक्त है मैडम, विदुषी हैं, लेखिका है। और एक बड़ी बात है कि हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में श्री जुमसी सीरम जी, दूर आलो से भी बहुत आगे एक दूर है तादीन गांव, वहाँ से इसी कार्यक्रम के लिए वे पधारे हैं। और वे इस कार्यक्रम में इसलिए भी सम्मिलित हुए हैं कि युवाओं को विशेष रूप से भाषा को लेकर कैसे सशक्त करें और सृजनात्मकता शैली यानी कि क्रिएटिविटी को युवाओं के अंदर कैसे जागृत करें। इस उद्देश्य के साथ सर हमारे बीच आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं मैडम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। सबसे पहले मैडम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और हिंदी, अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसे हिंदी ने जन्म लिया है जो यहाँ के हर एक दिलों में छाया हुआ है। हर युवाएं, विशेष रूप से युवाएं इस हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने मनोभाव को इस अरुणाचल प्रदेश के हिंदी में बयां करना को अधिक सरल समझते हैं और मानते हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस अरुणाचल प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है और इस अरुणाचल प्रदेश की जो हिंदी की अभी जो उत्पत्ति हुई है, इस हिंदी को लेकर आप क्या भविष्य मैम देखते हैं? मॉडरेटर से एक्टिंग टेबल में बैठ के बात कर सकती हूँ। जब आमने सामने होते हैं तो खड़ा रहने से थोड़ा आसान रहता है एड्रेस करने में। और मैं आशा करती हूँ आप सब जो जवान लोग बैठे हैं, बच्चे बच्चियाँ, सब स्टूडेंट्स हैं हिंदी के, हिंदी विद्यार्थी है सब। ओके, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से भी हैं। हमारे आरजीयू के वीसी इंचार्ज नायक सर, रजिस्ट्रार एकम सर और सारा मैम डीन ऑफ लैंग्वेजेस, और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं। मैं बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी ऐसे ओपन उसमें नहीं आई, इसलिए बहुत से जान पहचान कम हो गए हैं। मुझे इस दिन के लिए जब गुम्पी मैडम ने रिक्वेस्ट किया, उस समय सब कुशल मंगल था, तो मैंने कहा हाँ आ जाऊँगी। मुझे भी सुनना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। वैसे आप लोग देख रहे होंगे बाल पक गया, और क्या सीखना बाकी है। लेकिन आए दिन हर पल कुछ ना कुछ सुनने को समझने को मिलता है, अच्छा लगता है। और स्पेशली युवा पीढ़ी से सुनने का बहुत मन करता है। हम देखना चाहते हैं कि पिछले 40-50 सालों में अरुणाचल में एजुकेशन का जो ग्रोथ हुआ, उसमें हमारे बच्चे कितने आगे बढ़े हैं। सिर्फ लिखाई पढ़ाई में नहीं, सोच विचार में भी उनका व्यक्तित्व, उनका दृष्टिकोण, उनका जीवन दृष्टि कितना आगे बढ़ा है। हम भी समझना चाहते हैं। कम से कम मरने से पहले एक एहसास तो हो कि हमारे बच्चे सही सलामत सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे हैं।
मुझे मॉडरेटर मैडम ने सवाल किया कि अभी जो युवा पीढ़ी जिस हिंदी से बहुत प्यार कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है और उसके बारे में मुझे मेरा क्या विचार है। मैं उस पीढ़ी से हूँ जो हमारे इंडो चाइना वार के बाद आर्मी जब अरुणाचल में, उस समय नेफा था, वहाँ जब आए तो हमारे गांव-गांव में मेडिकल रिलीफ्स या एजुकेशन टेम्पररी स्कूल्स वगैरह आर्मी जब चला रहे थे और हमारे ट्राइबल लोग जो गांव वाले थे उनको पोर्टर के लिए हायर कर रहे थे, उनकी जो बोलचाल की भाषा हिंदी जो सीख रहे थे, उसके बाद जो बॉलीवुड शुरू हुआ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, उनके मनोज कुमार, उनके समय के जो हिंदी फिल्म के डायलॉग्स बहुत कम होते थे लेकिन जो आते थे, और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिसिटी विंग होता था IPR का भी, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत दिखाते थे, तो सारे हिंदी फिल्म्स होते थे। तो बच्चे ऐसे पिकअप करते थे और ऊपर से हम जब तक क्लास 4-5 में पहुँचे तब तक हिंदी सेकंड लैंग्वेज हो गया नेक्स्ट टू इंग्लिश। और आज भी आप सब लोग एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि आज भी तवांग की जो लोगों की मोनपा भाषा है हमें समझ नहीं आता है, उनका जो टिबेटो सिनो टिबेटन उससे है, फैमिली से है। खामती जो ताई खामती लैंग्वेज है उनका, जो बर्मीज़ थोड़ा टच में है, या कुछ उनके बुद्धिस्ट उसमें पाली लैंग्वेज में है, वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारा आपातानी भाषा बहुतों को समझ नहीं आता है। गालो, निशी, आदि, तागिन थोड़ा एक दूसरे को समझते हैं लेकिन फिर खुल के बोल नहीं पाते हैं। सो भाषा में जो विविधता है अरुणाचल में, उसके चलते एक लिंगुआ फ्रैंका, एक कॉमन सामान्य भाषा की ज़रूरत एहसास हुआ जैसे जैसे लोग मिलते जुलते गए। फिर भी हमारी जो पीढ़ी है उनको एक तमीज़ से बात करने की एक सिखाई जाती थी कि हिंदी है तो इस किस्म से आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, प्रोनाउंसिएशन, आप भाषा नहीं बोल सकते, आप भाषा बोलना पड़ेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रामर है वो सब बहुत बारीकी से सिखाया जाता था। तो बहुत लोगों को अच्छा भी लगता था कि आप कुछ नया सीख रहे। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी भी तरह की भाषा सीखने समझने का एक इच्छा रहता है हमेशा से। थोड़ी सी असमी सीखा, थोड़ा बंगाली सीखा, और हमारे समय का जो बॉलीवुड मूवीज़ हो, गाने हो, उसमें उर्दू का बहुत यूसेज है। तो उर्दू आप जो रेख्ता वगैरह है, तो प्रोग्राम्स आज भी यूट्यूब में भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलते हैं। तो वो सब से आज जो 20-30 के आप लोगों के उम्र का जो अरुणाचली बच्चे, युवा पीढ़ी जो हिंदी बोल रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम क्रियोलाइज्ड ही सही, एक अरुणाचली, जैसे नागालैंड में एक नागामीज़ है, नागा भाषा प्लस आसमीज़ का एक क्रियोलाइज है, वो नागामीज़ हो गया। तो अरुणाचल में हिंदी का एक क्रियोलाइज भाषा है अरुणाचली हिंदी। अभी भाषा विज्ञान वाले तो आप जो एकेडमिक्स से आप लोग हैं, तो आपके नज़र में इस जो क्रियोलाइज हिंदी का भविष्य क्या हो सकता है, स्पेशली लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में क्या इसका महत्व और बढ़ेगा, या इसको बस रास्ते में, मार्केट में बोलचाल की भाषा के तौर पे बस इस्तेमाल करेंगे, भूल जाएंगे? ये एक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको किस किस्म से यूज़ करते हैं। उसको आप लिटरेचर में, आपके जो भी कृति होगा, आपके जो लेखन होगा, उसमें
आपके कविता में, आपके उपन्यास में, आप लोग कहानियाँ का जब लेखन करेंगे उसमें आप लोग इसी बोलचाल की भाषा को, क्रियोलाइज अरुणाचली हिंदी को यूज़ करेंगे, या वही साहित्यिक हिंदी अभी गुम्बी मैडम जिस भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस किस्म का हिंदी में लेखन करेंगे? ये मेरे हिसाब से बोलचाल की भाषा ही रह जाएगी या लिखित ऐतिहासिक उसमें भी यूज़ करेंगे? मैम यहीं पे आपको ये और एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि यदि आप कह रहे हैं कि इसको विकसित करने का जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के हाथ में है, आने वाली पीढ़ी के हाथ में है, और मैं आपके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे भी आपसे जानना चाहूँगी कि यदि कोई ऐसे युवा है जो बहुत उसके अंदर सृजन शैली है परंतु उसमें कुछ गैप है भाषा को लेकर, कि उसको लगता है कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मगर मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, तो ऐसे युवाओं को क्या अरुणाचल प्रदेश की इस हिंदी पर कुछ साहित्य सृजन करना चाहिए? आपको क्या लगता है मैम? जहाँ तक साहित्य की मेरी अपनी समझ है, वो आप अपने जो एहसास है, अपने जो ख्वाब है, आपके अपने जो खुशी है, दर्द है, जो भी आपका इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करने का, आपको उसको दूसरों के सामने लाने का एक ये तरीका है। लेखन हो या आपका कविता हो, मतलब आप जो भी गाते हो, तो उस हिसाब से आप किसी भी भाषा में गा सकते हैं, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। अभी वही है कि पीएचडी करने वाले फ्यूचर में आपकी भाषा को समझेंगे, समझना चाहेंगे, वो भी एक है। और ऐतिहासिक जो लेखन है या साहित्य है, उसमें मेरे हिसाब से आप जब तक अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको उजागर कर सकते हैं, उसको सामने रख सकते हैं, उसमें बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं मैडम की अगली क्वेश्चन से पहले ये बात छोड़ के भी जाना चाहती हूँ कि मेरी पीढ़ी को, मैं जिस पीढ़ी में बड़ी हुई, माँ पिताजी का, अपने सोसाइटी का, अपने जो गांव वालों के साथ उठते बैठते अपनी भाषा की हमें समझ थी। आप लोगों की पीढ़ी में बहुत कम है जो अपनी मातृभाषा, अभी हिंदी हमारे लिए राजकीय भाषा नेक्स्ट टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ज़रूर है, लेकिन एज ट्राइबल्स, हम लोग जो जनजाति है, अपनी मातृभाषा के बिना शायद पूरा नहीं होगा। तो उसको हमेशा ध्यान में रखिए। आपकी जो भी कृति है, आपकी जो भी रचना है, उसमें हमेशा मातृभाषा को जोड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, अभी देख रहे हैं कि बाहर से भी जो लोग अरुणाचल के बारे में लिखते हैं, अरुणाचली जो हमारे वर्ड्स है उसको यूज़ करके लिखते हैं, अच्छा लगता है कि कम से कम उस ट्राइब के उस वर्ड को कोई समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी अपनी रूट्स को, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो पारिवारिक या सामाजिक हमारी जो रिसोर्सेज है, उसको कामयाब रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमको उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि आपका रचना सिर्फ, इट शुड नॉट बी जस्ट अपने अभिव्यक्ति का सिर्फ एक तरीका नहीं होना चाहिए, कि उस अभिव्यक्ति में भी हमारे अपने जड़ों को आप कैसे लोगों के सामने रखेंगे, कम से कम आपकी पीढ़ी को तो करना पड़ेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम आगे बहुत आपसे ज़रूर सुनेंगे। का जो स्पर्श है वो साहित्य में झलकना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जोरम आन्या मैडम से निवेदन करूंगी और उनसे जानना चाहूँगी, जैसा कि उनका विषय है अरुणाचल, हिंदी और अरुणाचल प्रदेश का लोक साहित्य। यहाँ हम हिंदी दिवस के साथ साथ एक ऐसे विषय पर भी है कि भाषा किस प्रकार हमें राह दिखा रहा है कि हम अपने कला लोक संस्कृति को कैसे संजोए रखें आने वाले भविष्य के लिए। तो मैडम की बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, तो मैडम से मेरा पहला सवाल यही जाता है कि मैडम आप ये बताइए कि अपने जनजाति समाज के लोक कला संस्कृति को संरक्षित करने में भाषा का कितना योगदान है और कितना सहयोग है, इसका कितना सशक्त है ये? बच्चों को प्यार।
और आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। मैं लाइव मतलब जब बताया तो लाइव है, टॉक है, मैंने सोचा हम कुछ जने बैठेंगे, बातें करेंगे, बाद में बच्चे टीवी में देख लेंगे। लेकिन आप लोगों को, बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं लोक साहित्य से हूँ। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि जब मैं लोक साहित्य पर काम करना शुरू किया था तब शायद मैं अकेली थी, लेकिन मैं चलने लगी तो अब जो है मेरे पीछे बहुत लोग हैं। जहाँ तक है लोक साहित्य पर काम करना, जैसे अभी दीदी ने कहा है कि मातृभाषा, लोक साहित्य अर्थात हमारी मातृभाषा से ही काम करना होता है। उसी को हमें जो है, जो अन्य भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी में, हिंदी में, हमें करके लोगों के सामने लाना है। तो सवाल यहाँ हिंदी से है, तो मैं कहना चाहूँगी कि नागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जैसे हम बोलते हैं वैसे हम लिखते हैं। और हमारी मातृभाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो हम रोमन लिपि में लिख नहीं पाते हैं, और लिखते भी हैं तो उसे बोल नहीं पाते हैं, पर नागरी में वो काम किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने बहन बैठी हुई है, ये आप NGUSO है ना, उन्होंने ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? NGUSO नहीं ना, लेकिन हम उसको हिंदी में ng से ngumso, nguso, ng। तो हमारी जो अबोतानी भाषा में, बोली में ng का बहुत ज़्यादा जगह पर है। तो इससे जो है लिपि, नागरी लिपि में लिखने में आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो नागरी लिपि में लोक साहित्य को विशेष रूप से अरुणाचल में जो तानी वंशज है उनकी लोक साहित्य को लिखने में हमारे लिए सहूलियत है। वो बहुत ही कई ऐसे शब्द हैं जो हम वैसे के वैसे लिख पाते हैं। और आने वाले समय में अगर लोक साहित्य पर हम काम करते हैं, साथ ही साथ में मातृभाषा का भी हम संरक्षण करते हैं, और मातृभाषा का संरक्षण के साथ में हम अपना संस्कृति का भी संरक्षण करते हैं। और संस्कृति से ही संस्कार आती है, और संस्कार ही संस्कृति का एक्शन रूप है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी यानी नागरी लिपि में और हमारे लोक साहित्य पर काम करना बहुत सहूलियत है, सुविधाजनक है। अब बहुत लोग काम कर रहे हैं। सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप जिस समाज से हैं उस समाज के लोक साहित्य को नागरी लिपि में आगे दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। अकेले थे लेकिन चलने लगे और मुकाम पे पहुंच गए, और यहाँ बैठे हुए आज तो डॉक्टर जोरम आन्या मैडम बनकर। तो उन्होंने कहा कि नागरी लिपि में वैज्ञानिकता है, और जिस वैज्ञानिकता के कारण हमारे जनजातीय समाज में जो उच्चारण ng का किया जाता है वो नागरी लिपि में हूबहू ना सही बिल्कुल निकटतम हम पहुंच सकते हैं। तो ये नागरी लिपि की एक वैज्ञानिकता वो बताए हैं। तो उनका कहना है कि भाषा के माध्यम से हम जनजातीय नहीं बल्कि समूचे भारत की लोक कला संस्कृति का संरक्षण एवं रखरखाव कर सकते हैं। और युवाओं से उन्होंने अपील किया कि आगे आकर वे अपने समाज पर लिखे और उसके जो भी हमारे समाज की मान्यताएं हैं उसे एक साहित्य का रूप दे। आगे अब साहित्य का कैसे रूप देना है और सृजनात्मकता की जो कहानी है वो हम सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश के पहले हिंदी लेखक, हिंदी राइटर जुमसी सीरम सर से। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो या वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज भी ना हो, ऐसे कोई युवा हो परंतु वो लेखक बनना चाहता हो या कवि बनना चाहता हो, तो कैसे वो सृजनात्मकता को अपने अंदर निखारे? सर, आपसे जानना चाहेंगे। कहना चाहूँगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए है हमारा वो मैडम ने जो सवाल किया था उसका जवाब देने से पहले मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए है हमारा आबोतानी बेल्ट का एक बहुत ही पुराना रीति रिवाज है, क्या लड़की आगे आए
यानी कि लड़कियों को आगे आना नहीं चाहिए, उसका पीछे खींचना चाहिए। लेकिन आज देख लिया, लड़की आगे आए, लड़की आगे आए। उस वक्त हम पगडंडी का ज़माने में था, अब लड़की आगे आए। यहाँ जो मंच में बैठी हुई है, देखता हूँ ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं। तो उसी से पता चलता है हमारे बेटियाँ ज्ञान लिप्सा है, हमारे बेटियाँ किसी से पीछे नहीं है। हमने उनको सही तरीक़ा से यूज करना नहीं जाना है। खैर, आप लोग समझते होंगे वो जुमसी श्रीराम अरुणाचल का सर्वप्रथम लेखक अच्छा से हिंदी बोलता होगा, लेकिन ये सोचना आपका गलती है। मैंने 1979 में क्लास 9 में पढ़ा था। उसका बाद माताजी का देहांत का बाद सीधा अपना गांव में चला आया। 55 ऑलमोस्ट 50 साल जैसा हो गया, अभी तक मैंने बाहर नहीं देखा। अपना बस्ती में ही बैठ के मेरा जितना साहित्य है उसको मैं वायु के हूँ, कोयल के कू, पक्षियों की सहक, फूलों के महक का बीच में मेरा साहित्य का सृजन होता है। इसलिए मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मैं लिखने में तो लिखता हूँ, हमारा भाषा जो देवनागरी में लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा हिसाब में। मेरा कहने का मतलब हम लोग जैसे अंग्रेजी को नफरत करना नहीं है। मेरा सबसे पहले 1983 में हमने बहुत कुछ लिखा था हिंदी फिल्म देख के। उस समय हमारे बीच में सिर्फ जैसे ही मेरा ने अभी हमारे जारजुम मैम ने बताई हैं, उस समय सिर्फ पढ़ने लिखने का, हिंदी सीखने का जरिया सिर्फ फिल्म था और रेडियो था। हिंदी का पत्रिका उपलब्ध नहीं थी, हिंदी बोलने वाला या लिखने वाला नहीं था और हिंदी का टीचर भी नहीं था। तो मैंने टूटे फूटे हिंदी में कुछ फिल्मी समीक्षा भी की। जैसा आपका एक दूजे के लिए फिल्म को भी मैंने समीक्षा किया और आपका यह गांधी फिल्म को भी मैंने समीक्षा किया। तो उसी का ढेर सारी रचना को एक डॉक्टर रमन संजिल नाम का एक बिहार का एक आदमी ने उसको पढ़ के हमको अपना पास बिताया और हमको समझाया बुझाया, अगर तुम साहित्य जगत में काम करना हो तो सबसे पहले अपना लोक साहित्य का सेवा करो। यूपी बिहार का या फिल्मी क्षेत्र में लिखने वाला बहुत कुछ है और उसी का लेखकों का भीड़ में तुम खो जाओगे। इसलिए भलाई इसी में है, अपना सोसाइटी को सर्व करो, वो भी हिंदी में। तब मैंने 1983 को एक नोवेल लिखा था, शायद कोई पढ़े भी होंगे। वो नोवेल का नाम मेरी आवाज़ सुनो। तो उसके बाद मेरा पाठकों ने हमको बहुत सराहा। मेरा घर में यूनिवर्सिटी का कई बच्चा भी हमको मिलने आ गया। इस प्रकार मैंने अभी तक 7 किताब लिखा है और लेख अलग। तो उसके बाद हमको ये हमारा ये मुसा मैम ने हमको आप लोग के सामने खड़े होने का निमंत्रण दिया। तो मैंने मैडम तो उधर में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ और उसी में संतुष्ट हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकूँगा। तो मैडम ने फ़ोन पे सीधा हमको, सर आप क्यों नहीं आएंगे, आप हमारा पिता समान हैं और आपको हिंदी ने चुना है, आपने हिंदी को नहीं चुना। अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो ये का हिंदी का ही अपमान होंगे। तो मैंने निश्चय कर लिया कि आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को हिंदी का सेवा इसलिए मत कीजिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर आप हिंदी का माध्यम से अपना लोक साहित्य को या संस्कृति को और अपना ये फोक टेल को हिंदी से लिखेंगे तो आपकी रचनाएं जल्द से जल्द नेशनल लेवल में पहुंच जाएगा। मेरा मतलब कहने का मतलब आप अंग्रेजी से नफरत करना नहीं है। अगर आप अच्छा राजनेता बनना है तो सबसे पहले आप हिंदी से भाषण देना होगा। अगर आप व्यापारी है या बिजनेसमैन है तो आपका बिक्री बढ़ाने के लिए आप हिंदी से ही उसका एडवर्टाइजमेंट देना होगा, क्योंकि हिंदी सबको अच्छी तरह से मालूम है। आप देखिए बाज़ार में फुटपाथ में बैठने वाला, सब्जी बिकने वाला, हमारे अम्मा बाबा लोग भी हिंदी से ही बातचीत करता है।
हिंदी हमारे सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा संपर्क भाषा भी है। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होंगे, हमारे महान गायिका लता मंगेशकर हिंदी भाषी नहीं है। हमारे महान फिल्मी हस्ती मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, उनका भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हिंदी हमारे माथे की बिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। और यहाँ बहुत से इकोनॉमिक्स का और ये क्या ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी होंगे। सर हम सवाल पे लौटना चाहेंगे। सर जो हमने सवाल किया था कि जैसे कि आपकी बहुत सारी मादमुर जामों पे, जाई बोने पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, यदि यहाँ बैठे जो युवा पीढ़ी वे सृजन शैली अपने अंदर बनाना चाहते हैं, वो क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत करें लेखन की? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और वह सवाल मुझ पर भी रिलेटेड है। जैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने सिर्फ क्लास 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कैसा लिखा? मैं बहुत घमंड करता हूँ, मैं अपना कमजोरी को ही घमंड करता हूँ। मेरे पास कोई विद्या नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं घमंड करता हूँ अपना कमजोरी पर। मैं अपना कमजोरी से ही कलम चला लेता हूँ। अगर यहाँ कोई लिखना चाहते हैं या कोई ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो आप लेखन का माध्यम से कुछ करना चाहता है, तो आप लोग अपना कमजोरी को ठोकर मारिए। शुरू में भाषा संबंधी त्रुटियाँ होंगी ही, इससे आप लोग निराश नहीं करना चाहिए। जैसे मैडम ने अभी बोला है मादमुर जामो, 1981 में पांगिन आलो शहर से पांगिन 26 किलोमीटर है, हम वहाँ से तक बाईसाइकिल में आया। फिर वहाँ से मादमुर जामो ने जहाँ विलियमसन को कत्ल किया था, वहाँ तक पैदल जाने में 3 घंटा लगता है। पगडंडी पहाड़ी का उतार चढ़ाव, हम उसी जगह को रियल ये को देखने के लिए उधर गया था। तो उस वक्त हमको कई लोगों ने भी ट्रोल किया, तुम क्या लिख सकेगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। हमको कुछ करेगा नहीं करेगा बोलने वाला हमारा दिल है। मैं किसी का रिमोट का कंट्रोल में क्यों छोड़ूंगा? मेरा अंदर में भी एक बड़ा आग है। इस छोटी सी चिंगारी में आसपास का छोटा मोटा तिनका को जलने से बहुत बड़ा आग भी बन जाएगा। इसलिए मैंने किसी का कहना नहीं माना। मैंने मादमुर जामो उपन्यास लिखा और उस वक्त भी कई लोगों ने ट्रोलिंग किया, लेकिन उसको पर मैं ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग कोई यहाँ साहित्य का सृजन करना चाहता है, किसी के बोलने में या किसी का डिस्करेज में आप लोग कभी भी हार मत मानिए। किसी का आप पर कोई प्रतिरोध करना या आपका रास्ता में अवरोध देना, वो आपको कुछ नहीं कर सकेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर कोई यहाँ कोई लिखना चाहता है तो आप निराश मत होइए। आप एक दिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होगा, आप एक दिन रिटायर IAS ऑफिसर होगा, लेकिन आप कभी भी रिटायर राइटर नहीं होगा। आप कभी भी एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। आपका मरने के बाद भी आपका भाषा साहित्य जिंदा रहेगा। उसको ध्यान में रख के आप लोग लिखिए। और किसी का प्यार पाने के लिए या कुछ रुपया पैसा पाने के लिए आप मत लिखिए। अगर वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखता तो उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था, कोई भी पता नहीं चलता। अगर वेद व्यास जी ने महाभारत नहीं लिखता तो उस वक्त का भारत कैसा था, कोई भी पता नहीं चलता। और वो जो हमारे महान कवि या महान लेखक, ये सब जंगल ही थे। वो टूटे फूटे झोपड़ी में बैठने वाला आदमी लोग ही थे। लेकिन कब का ज़माना में वो गुजर गया, लेकिन उन लोग का साहित्य अभी भी जीव का त्यों है। और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे महान कवि कालिदास, उसको मूर्ख में गिना जाता था। उसका अंदर में बहुत एक बड़ा आग धधक रहा था। वो उसी को यूटिलाइज किया और उन्होंने उसको भगवान ने भी उसको मदद किया। भगवान उसी को मदद करता है जो खुद को कमजोरी मानता है।
तो उसका संघर्ष बढ़ गया। और हमारे महान कालिदास जी जिन्हें हम लोग मूर्खों में गिना जाता था, लेकिन आज तक उसका कविता या उसका लेखन को एमफिल या पीएचडी में भी भराया जाता है, जबकि वो किसी ये में गुरुकुल में उन्होंने कोई शिक्षा नहीं लिया था। आप खुद आपका गुरु है। और दूसरी बात, केवल गुरु के पास रहने से, बड़े बड़े पुस्तक पढ़ने से और संतों का साथ रहने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सर थोड़ा 2 मिनट। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप खोज करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, लगन होना पड़ेगा। बोलिए मैडम। सर हम आपके पास ज़रूर आएंगे, सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम बारी बारी से फिर आएंगे आपके पास, तो आप अपनी जगह स्थान ग्रहण कीजिएगा। Thank you. फिर हम पुनः आपके पास आएंगे। कहा कि साहित्य रचना करने के लिए किसी विशेष भाषा की ज़रूरत नहीं है, आप आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिरोध की जो भावना है उस ओर आप आकर्षित ना हो, सकारात्मक रहे। और उनका जो कहते हैं कि जादू की छड़ी जैसा एक वाक्य मुझे मिला कि साहित्यकार कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे कभी रिटायर नहीं होते। तो नियमेंदु नोंगम macam kumamla, niamendu nongom macam kumamla, regre nok anika aya gomam jabba daglaka. Niamendu nongom macam kumamla, regre nok anika aya gomam jabba daglaka. Ngobere kamurduko, manok anika bere memurduko, aya apuk gedore, ribiro bobe mibba daglaka. आया पुक गदौर रिबीरो बोब मिब्बा दगलाका। आशा करती हूँ कि आप सभी भी आज के बाद अपनी भाषा को लेकर सशक्त एवं सतर्क रहेंगे।